अगर 7 का हम स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आप इस तरह से याद करिए। तो G7 का कौन सा ये शिखर सम्मेलन हो रहा है 2023 में? 49 में हो रहा है। ठीक है, अगर 7 का हम स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आप इस तरह से याद करिए। तो G7 का कौन सा ये शिखर सम्मेलन हो रहा है 2023 में? 49 में हो रहा है। ठीक है, नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका जनरेट वाइज पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे। और आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ करंट अफेयर्स दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर RO एज वेल एज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स ऑल्सो। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ? हिरोशिमा, जापान हुआ। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 जापान के एक बहुत ही लोकप्रिय शहर हिरोशिमा में हुआ है। यहीं पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, इसके पहले हमने करंट अफेयर्स पढ़ी थी। G7 की जो 49वां जो बैठक हुई थी वो भी हिरोशिमा में हुई थी। ओके, इसमें मेंबर कितने हैं? 4 मेंबर हैं। क्वाड में 4 देश है। कौन कौन है? अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, 4 इसमें देश हैं। ठीक है, संगठन की ये 5वीं बैठक थी, शिखर सम्मेलन था। शिखर बैठक का मतलब होता है जब बैठक में राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं, जो शीर्ष व्यक्ति होता है देश का वो भाग लेता है, तो उसे कहते हैं शिखर बैठक, शीर्ष स्तर पर। ठीक है, तो 5वीं बैठक थी। हालांकि अगर भौतिक उपस्थिति की बात करें तो यह 3री बैठक थी। मतलब क्या? मतलब ये था कि 2020 में कोविड-19 आ गया था, राइट। तो 2021 में जो अप्रैल के मंथ के आसपास जो बैठक हुई थी तो वो वर्चुअल हुई थी। ठीक है, डिजिटली। तो ये 3री भौतिक उपस्थिति वाली, यानी कि सभी लोग आए, आपस में मिले और बैठक की। ठीक है, ये 3री है और वैसे ऑल ओवर 5वीं है। आगामी बैठक इंडिया में होने वाली है। भारत सरकार ने कहा था कि आगामी बैठक हमारे यहाँ की जाए, तो वो इंडिया में ही की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक दासता सूचकांक 2023। ठीक है, वर्ल्ड स्लेवरी इंडेक्स 2023, वर्ल्ड स्लेवरी इंडेक्स 2023, ये क्या है? ये एक वॉक फ्री फाउंडेशन है, वो जारी करता है। वॉक फ्री फाउंडेशन जारी करता है। याद कैसे करेंगे? यहाँ क्या है? स्लेवरी की बात हो रही है, दासता की बात हो रही है। ठीक है, और ये फाउंडेशन है जो वॉक फ्री है। वॉक फ्री का मतलब, वॉक का मतलब कदम भी होता है, एक कदम। ठीक है, तो ये फ्री यानी कि आज़ादी की के लिए कदम उठाता है, आज़ादी के लिए बात करता है। वॉक फ्री फाउंडेशन आज़ादी के लिए। आज़ादी किससे? दासता से, स्लेवरी से। ठीक है, अगर इसमें एक डेटा दिया गया, अगर बात की जाए तो 50 मिलियन लोग, 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ या 50 मिलियन लोग वर्ष 2021 में गुलामी या दासता के शिकार थे। कैन यू इमेजिन? 50 मिलियन लोग दुनिया भर के वैश्विक दासता के शिकार थे। ठीक, गुलामी के शिकार थे। कैसे? अगर इस 50 मिलियन को 2 भागों में बांटते हैं तो इस प्रकार से, एक है 28 मिलियन और एक है 22 मिलियन। ये संख्या 28 मिलियन वो दासता के शिकार थे जिन्होंने बलात् श्रम झेला है, यानी कि बंधुआ मजदूरी कराई गई इनसे, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। और 22 मिलियन वो लोग हैं जिनका जबरन विवाह कर दिया गया, जबरदस्ती। और भारतीय समाज में तो ये प्रथा खूब प्रचलित है। ठीक है, तो जबरदस्ती विवाह किए जाते हैं, बहुत सारे लोग शिकार इसके बन जाते हैं। हो सकता है आगे आप भी शिकार बन जाए। ठीक है, सभी लोग कहीं ना कहीं इससे पीड़ित हैं। हालांकि ये डेटा जो है अगर इंडिया में देखा जाए काफी ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो 22 मिलियन वो लोग हैं जिनका जबरन विवाह किया गया। तो जबरन विवाह करना भी एक प्रकार से गुलामी की प्रतीक है, दासता का ही प्रतीक है, स्लेवरी। कैसे? सुप्रीम कोर्ट कहता है 2018 में कि हर एक व्यक्ति अपने मन से शादी कर सकता है अंडर द आर्टिकल 21। ओके, फंडामेंटल राइट हमारा जो 21 है वो, उसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मन मर्जी से किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने की आज़ादी है। ठीक है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, जो भी हो। हालांकि जब कास्ट रिलीजन की बात आती है तो तलवारें खिंच जाती हैं। बहरहाल, तो 22 मिलियन लोग ये हैं जो जबरन विवाह कर दिया गया है, दुनिया भर में बात कर रहे हैं।
22 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 20 लाख। और 28 मिलियन लोग वो हैं जिनको बलात् श्रम कराया गया। अगर इंडिया के डेटा की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर केवल 11 मिलियन बात की गई है। 11 मिलियन 1 करोड़ 10 लाख की बात हो रही है। इतने लोग वो हैं जिन्होंने गुलामी या फिर दास्ता के शिकार हुए हैं इंडिया में। लेकिन अगर मेरी राय मानी जाए तो मैं तो यही कहता हूं कि इंडिया की बात करें तो टोटल अर्बन एरिया में कुल मिलाकर के 32% लोग रहते हैं। रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 68% लोग रहते हैं। ठीक है, 68% में आधी आबादी फीमेल है और लगभग आधी आबादी मोटे तौर पे मेल है। ठीक है, तो फीमेल की अगर बात की जाए तो इनका तो जबरदस्ती पकड़ के विवाह कर दिया जाता है बिना इनकी मर्जी, इनका मर्जी भी ना हो फिर भी कर दिया जाएगा। ठीक है, और मेलों की बात की जाए तो इसमें भी मुश्किल से अगर 5 से 6% छोड़ दिया जाए तो शेष जो अनुपात 90% से ज्यादा बचेगा वो यही बचेगा जिनका भी जबरदस्ती या उनकी बिना मर्जी के कर दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं उनका जहाँ कहीं भी कर दो उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, जो भी है, खैर टॉपिक पे आते हैं, फालतू की बातें हैं। और लास्ट 5 वर्षों में इसमें वृद्धि देखने को मिली है 25%, चौथाई 25%। ठीक है, अगर बात की जाए सर्वाधिक दास्ता कहाँ है, सर्वाधिक स्लेवरी कहाँ है, हम आपसे पूछें कि सर्वाधिक स्लेवरी कहाँ है, तो सर्वाधिक स्लेवरी वहीं होगी जहां पर आपको कुछ भी करने की आजादी नहीं होगी, फ्रीडम नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि फ्रीडम सबसे ज्यादा कम कहां पर है, तो आपके दिमाग में सीधा आएगा नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उनका देश। ठीक है, क्योंकि वहां तो कुछ भी आजादी नहीं है। खैर उत्तर कोरिया है। और सबसे जो कम स्लेवरी देखने को मिली है वह आपका स्विट्जरलैंड। हालांकि ऐसी स्थिति कहीं भी देखने को नहीं मिली है जहाँ पर स्लेवरी बिल्कुल ना हो। ठीक है, भले ही नाम मात्र की हो, लेकिन स्विट्जरलैंड में भी वो देखने को मिल गई। तो ये आप याद कर लेंगे इससे कि निरंकुश शासन जहां भी होता है, ठीक है, वहां पर स्लेवरी देखने को मिलेगी क्योंकि वो कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, प्रेस में भी आपने देखा। ठीक है, इनको अगला एक छोटा छुटकू सा फैक्ट है, हालांकि इकोनॉमी का है लेकिन मुझे लगा रख दें, आप लोगों को जानना चाहिए। यू ऑल नो अबाउट दिस। ठीक है, 1 पॉइंट यानी कि प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1.97 लाख, यानी कि 1,97,000, 1,97,000, लगभग 2 लाख की बात हो रही है। तो ये तो मजे की बात है कि हर एक भारतीय वर्ष में 2 लाख रुपए कमा रहा है, फिर भी गरीबी है, लोग मर रहे हैं कुपोषण से। ठीक है, एक्सेस जो भी है, हालांकि एक एवरेज है, एक्चुअल नहीं। ठीक है, परमाणु हथियारों पर सिप्री की रिपोर्ट आई 2023, परमाणु हथियार एटम बम पर सिप्री की रिपोर्ट आई। सिप्री एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, एस से हो जाएगा स्टॉकहोम, आई से इंटरनेशनल, पी से पीस, आर से रिसर्च और इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो शांति के लिए काम करता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर पूरी दुनिया में बात करें तो वर्तमान में 12,512 परमाणु हथियार मौजूद हैं। कैन यू इमेजिन, 12,512 परमाणु हथियार मौजूद हैं पूरी दुनिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ठीक है, और खुदा ना खास्ता इसमें से अगर 10%, ये भी बहुत ही ज्यादा बता दिया, 10% भी अगर ये फट गए तो पूरी दुनिया सफाया हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, बहरहाल सर्वाधिक कहाँ पे हैं, तो सबसे ज्यादा रूस के पास हैं, फिर अमेरिका के पास हैं, फिर चीन के पास हैं। आप याद करिएगा, कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर में परमाणु हथियारों की दौड़ चली थी, किसके किसके बीच में, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। यूएसएसआर का उत्तराधिकारी तो है रूस। ठीक है, तो इन्होंने परमाणु हथियार की होड़ चली, खूब प्रोडक्शन किया परमाणु हथियारों का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसके पास हो गया, रशिया के पास। ठीक है, फिर दूसरा हम पूछेंगे तो अमेरिका, फिर तीसरा पूछेंगे तो चाइना आपका नाम आ जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा, रशिया और अमेरिका इन दोनों देशों की बात करें तो पूरी दुनिया की 90% से ज्यादा एटम बम इन दोनों देशों के पास में मिलेंगे आपको। केवल इन दोनों देशों के पास में मोर देन 90% दी एटम बम पाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला है कि परमाणु शक्ति संपन्न देश कौन है, मतलब ऐसे देश जिनके पास परमाणु हथियार है, भले ही 10-12 परमाणु हथियार हो या 50 हो, 100 हो, 125 हो, लेकिन हैं। तो उसमें आएगा एक P5 और +4,
P5+4, P5 बोल हैं जो परमानेंट मेंबर हैं यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो स्थायी सदस्य हैं वो P5 उसे कहते हैं। जैसे कि फिर आ जाओ आप उधर अमेरिका में, अमेरिका ले लो, उत्तरी अमेरिका से अमेरिका, ठीक है। यूरोप में आ जाओ, यूरोप में आप ब्रिटेन को उठा लो और फ्रांस को उठा लो, यानी कि यूरोप में मित्र राष्ट्रों को उठा लो, ठीक है, ध्रुवीय राष्ट्रों को मत, मित्र राष्ट्रों केवल उठाओ। मेन जो मित्र राष्ट्र हैं वो आपके मिल जाएंगे ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। उधर मित्र राष्ट्र कौन था? अमेरिका था। 3 हो गए। अब आ जाइए इधर एशिया में आपके 2 मिल जाएंगे, एक जापान जो कि मित्र राष्ट्र नहीं था, जापान और चीन, ठीक है, जापान और चीन, ये P5 हो गए। इनके पास परमाणु हथियार है। इसके अलावा इंडिया आपके पास है। जब इंडिया के पास है तो पाकिस्तान के पास क्यों नहीं होगा? इंडिया ने जैसे ही परमाणु विस्फोट किया, ठीक है, 15 दिन बाद इसने अपना परीक्षण कर दिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया 2003 तक आते आते नॉर्थ कोरिया ने भी परीक्षण कर दिया और बार बार टेस्टिंग पे टेस्टिंग करते जा रहे हैं, ठीक है। और इजराइल के पास भी है। हालांकि इजराइल ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है कि मेरे पास परमाणु हथियार है, बस पूरी दुनिया लेकिन जानती है कि इसके पास परमाणु हथियार है। तो कुल मिलाकर 9 देश हैं। कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, जापान, 5 ये हो गए। फिर इंडिया, पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है, इजराइल है और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। पिछले वर्षों की बात करें तो पिछले वर्षों से ये लगातार निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है, ठीक है। अब और वृद्धि देखने को मिलेगी, अब जो भी रुझान बाद में आएगा, जो डेटा आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यूक्रेन वर्सेस रसिया ही चल रहा है, तो रसिया और प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ठीक है। उधर अमेरिका सप्लाई कर रहा है बहुत सारी इन सब चीज़ों की, तो वो भी प्रोडक्शन बढ़ाएगा अपना। फ्रांस और जो ब्रिटेन है ये भी उसमें संकट तो है, ये भी समझ रहे हैं थ्रेट को रसिया की, तो ये भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और चाइना ने अंतर प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ठीक है, 3 नंबर पे आ चुका है। तो फाइनली परमाणु हथियार का ट्रेंड ये है फिलहाल में कि इनके प्रोडक्शन खूब बढ़ रहा है, ठीक है। इंडिया की बात करें पाकिस्तान, तो इंडिया के पास लगभग 160 से 165 के आसपास है और पाकिस्तान के पास 5-10 ज्यादा रहते हैं, लगभग 170 के आसपास, ठीक है। एक दूसरी सिपरी की रिपोर्ट है, ये परमाणु हथियारों की ट्रेड पे यानी कि कितना सामान बेचा गया, यानी कि कितने परमाणु हथियार और सामान ये सब बेचे गए हैं, इनकी बात हो रही है मेनली। सॉरी, यहाँ परमाणु हथियारों की बात नहीं हुई है, परमाणु हथियार को छोड़कर सिर्फ जितने भी हथियार हैं, आर्म्स एंड एमिनेशन, उनकी बात हो रही, ठीक है। इसने एक रिपोर्ट निकाली है, उसका शीर्षक है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर। जो भी इंटरनेशनली आर्म्स की जो ट्रेडिंग हो रही है, ट्रांसफर हो रहे हैं, उनका ट्रेंड ये दिखाता है, उनका रुझान दिखाता है। इसमें कहा गया है कि 2018 से 2022 का अगर डेटा लें तो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों को आयात करने वाला देश भारत है, यानी भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट किए, यानी खरीदे हैं। कब से कब तक? 2018 से लेकर 2022 तक के बीच में, ठीक है, यानी 4 साल का ये डेटा कह रहा है, ठीक है। अच्छा, क्यों खरीदे? सीधी बात है, एक उत्तर में दुश्मन बैठा है, एक उत्तर पश्चिम में बैठा है, पाकिस्तान है और चीन है, तो खरीदना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि शीर्ष आयातक कौन है और शीर्ष निर्यातक कौन है, यानी कि शीर्ष सबसे ज्यादा खरीद कौन रहे और सबसे ज्यादा बेच कौन रहे। तो सबसे ज्यादा खरीदने वाला इंडिया है, पिछले 4-5 सालों से इंडिया लगातार सबसे ज्यादा खरीद रहा है। दूसरे नंबर पे है आपका सऊदी अरब और तीसरे नंबर है आपका यूक्रेन। भारत, सऊदी अरब और यूक्रेन। भारत दुनिया के जितने भी हथियार खरीदे जाते हैं उनका अकेले 11% इंडिया खरीदता है, समझ सकते हैं आप इस बात को, ठीक है। सऊदी अरब क्यों खरीद रहा? उसे किससे थ्रेट है? उसको ये सबसे बड़ा थ्रेट बनकर उभर रहा है ईरान, कितना पावरफुल बन रहा है। और ईरान तो कहा भी जा रहा है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान एटम बम पर टेस्टिंग कर रहा है धीमे धीमे, तो कभी ना कभी उसके पास भी एटम बम आ ही जाएगा, तो ये भी अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। यूक्रेन के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि यूक्रेन वर्सेस रसिया चल ही रहा है, तो यूक्रेन को कितनी जरूरत होगी। अब 2022 तक का डेटा है इसमें, ठीक है, 18 से 22 का। अगर 22 के बाद की डेटा की बात की जाए, क्योंकि यहीं पर वॉर शुरू हुआ था, 22 के डेटा की बात की जाए तो मुझे लगता है यूक्रेन ही सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाला होगा, खरीदने वाला, क्योंकि कब से वॉर चल रहा है, 2 साल हो गए। शीर्ष निर्यातक सबसे ज्यादा बेचते हैं, हम आपसे पूछे सबसे ज्यादा कौन बेचता है, तो आप कहेंगे रूस बेचता होगा या फिर यूएसए बेचता होगा। देखिए, रूस के पास हथियार तो बहुत ज्यादा हैं, नो डाउट, हथियार बहुत ज्यादा हैं, विदाउट एनी डाउट, इट्स दैट क्लियर, ओके। लेकिन बेच नहीं पाता है वो, क्यों? क्योंकि यूएसए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, उसमें लगा ही रहता है। अब रसिया यूक्रेन चल रहा है, इस वजह से वो अब यूरोप में कोई देश उससे खरीद नहीं रहे हैं और भी प्रतिबंध आरोपित कर दिए हैं उस पर, ठीक है। तो फिर पहले नंबर पर कौन आ जाएगा? 2 ही दुनिया में देश हैं जो बहुत ज्यादा सुपर पावर है इन मामलों में, हथियारों में, आपका रसिया और यूएसए।
तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? यूएसए करता है। दुनिया भर का 40% अकेले यूएसए ही एक्सपोर्ट करता है हथियार को बेच, ठीक है। दूसरे नंबर पे रसिया आ जाता है और तीसरे नंबर पे फ्रांस आ जाता है। और तीनों के सम्मिलित की बात करें तो तीनों मिलकर दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचते हैं। कितने? 70%। दुनिया भर की जितनी हथियारों की डिमांड है उसका 70% ये लोग फुलफिल करते हैं, इतने लोग बेचते हैं, ठीक है, इतना सारा। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका हथियार बेचता है, उसके लिए वो कुछ भी करा देता है। जैसे जहां भी कोई लड़ाई होगी, कुछ कोई भी पहुंचे या ना पहुंचे, अमेरिका वाले सबसे पहले पहुंच जाएंगे। इंटरपोल कहते हैं ना, सबसे पहले अमेरिका वाले पहुंच जाएंगे और लड़ाई को जो हो रही होगी ना उसको और बढ़ा देंगे और जाकर अलग बैठ जाएंगे। जैसे 2022 की बात करें, यूक्रेन रसिया का स्टार्ट हो गया, ये गए और बढ़ा दिया और यूक्रेन से कहा कि जब तक अंतिम यूक्रेनियन बचेगा तब तक हम उसका सपोर्ट करेंगे। मतलब समझ रहे हैं, वो दोनों लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और वो जाकर अलग बैठ गया। दूसरा एग्जाम्पल, अफगानिस्तान की बात करें। अफगानिस्तान में जब उसने विड्रॉ किया अमेरिका ने अफगानिस्तान से, अमेरिका जब अपनी सेना को वापस लेकर अभी निकला 2022 में, तो 85 बिलियन डॉलर की लेटेस्ट हथियार वहां पे छोड़ के गया। अब उनका क्या होगा? उनका ये होगा कि इन लोगों के हाथों में हथियार आ गए, तालिबान परेशान करेगा उसको, पाकिस्तान को, आसपास के देशों को परेशान करेगा, इंडिया को परेशान करेगा, तो फिर इन देशों को भी हथियार खरीदने पड़ेंगे। और हथियार का सप्लायर कौन है? अमेरिका, क्योंकि रसिया से खरीद नहीं सकते हो, नहीं तो प्रतिबंध आप पर भी लग जाएंगे। तो उसकी ये पॉलिसी रहती है। बहरहाल ये तो पॉलिटी हो गई, मेन चीज देख लीजिए। विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023, यानी कि वैश्विक स्तर पर यह देखा जाता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है सैन्य के मामले में, मिलिट्री के मामले। एक शीर्षक से निकाली गई रिपोर्ट, एक वर्ल्ड की एक साइट है, वेबसाइट है, ठीक है, जो विश्व की रक्षा से संबंधित डेटा होते हैं ना उनको अपने पास रखती है, स्टोर करती है, वो बताती है। उसका नाम है ग्लोबल फायर पावर। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, क्रोम पे जाइएगा, उस पर सर्च करिए गूगल ग्लोबल फायर पावर। इसने 2023 मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट नामक शीर्षक से एक डेटा निकाला है। उसमें कहा है कि भारत दुनिया का चौथा सर्वाधिक शक्तिशाली देश है। भारत दुनिया का चौथा सर्वाधिक शक्तिशाली देश है। ओके, तो आप पूछेंगे पहले नंबर पे कौन है, तो मैं आप ही से पूछूंगा, आप बताइए कौन होगा, तो आप अनुमान लगा के बताएंगे अमेरिका, सही है। दूसरा नंबर पे पूछेंगे मिलिट्री में अगर इकोनॉमी की बात करें तो नो डाउट कि चाइना दूसरे नंबर पे है, लेकिन मिलिट्री में अभी भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आपका रसिया आता है, तो रसिया। और तीसरे नंबर पे तो हमारा पड़ोसी चीन, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन है? यूएसए आएगा। विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 की बात करें तो मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट जो है उसमें पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे रशिया, तीसरे नंबर पे चाइना और चौथे नंबर पे तो अपना प्यारा भारत है ही, और पांचवें नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है आपका, ठीक है। एक चीज और, सबसे कमजोर कौन है? जिसके पास बिल्कुल हथियार नहीं है, ना के बराबर है, दूसरे की सुरक्षा मतलब अम्ब्रेला लिए हुए, खैर हमारा भूटान जो भी मित्र है, क्योंकि मेनली इनकी विदेश नीति हालांकि अपनी संचालित करते हैं, लेकिन इनको सुरक्षा इंडिया ने दे रखी है। यानी कि जो छात्र होता है ना, छाता, कि आप पर कोई वॉर करेगा तो उसका मतलब ये है कि वो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। जैसे डोकलाम 2017 का मामला, वो हमारा मामला नहीं था, वो मामला था भूटान का, लेकिन हमने क्यों इतना सामने किया, एग्रेसिव हुए, क्योंकि भूटान की सुरक्षा का दायित्व हमने लिया हुआ है, ठीक है। एक ये चीज देख लीजिएगा, 0.000 ये एक आदर्श स्कोर होता है। इसका मतलब इतना आदर्श स्कोर जिसके पास है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। 0.000। आई होप आपने क्लास को समझा होगा, ठीक है। और क्लास को अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धीमे धीमे इसी को कंप्लीट करा देंगे आपके, ठीक है। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।